ये बात बिल्कुल तय है, हुकूमत ने इनको तादाद को बढ़ाना ही बढ़ाना है, 17 से 23 करना है। रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, उसका मौक़िफ़ यही रहा है कि इजराइल को सपोर्ट करना है। कराची में सड़कों पे बाहर निकले, सुबह एक पैनिक का सा माहौल होता है। बिल्कुल, रोज निकल के देख रहे उधर से आ रहा है। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के लिए एक बहुत जबरदस्त एक इवेंट है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सोनिया, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया सुंदर साहब के सामने। आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन जो है वो रिलीजियसली भी बहुत अहमियत का हामिल है एंड अदरवाइज भी। रिलीजियसली इस तरह से कि जुमे की नमाज का प्रॉपरली एहतमाम किया जाता है, घरानों में खाने पकते हैं कि नमाज के बाद आके जो है वो सब एक गेट टुगेदर की तरह बैठ कर खाएंगे, बातचीत होगी, तो वो भी बड़ा अच्छा है। और अदरवाइज़ भी वीकेंड को लेके बड़े सारे प्लान्स होते हैं, अपनों को मनाना, जो रूठे हैं उनको भी लंच पे बुलाना, डिनर पे बुलाना। सो ये बड़ी एक अच्छी रिवायत है। और आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मैं एक छोटी सी बात ज़रूर करना चाहूँगी जो मेरे दिल में होती है और अक्सर जब मैं सेशंस जाती हूँ जिस यूनिवर्सिटी या अदरवाइज़, मैं ये बात ज़रूर करती हूँ, अपने बच्चों को ख़ास तौर पर अल्लाह ताला से मोहब्बत करना सिखाइए, अल्लाह ताला से इश्क करना सिखाइए, उनसे दोस्ती करना सिखाइए। वो जैसे एक कंपनी होती है ना कि जब कंपनी के ऊपर आपको होल्ड करना होता है, कंपनी में अच्छी रेपुटेशन बनानी होती है, तो आप कंपनी के सीईओ से बना के रखते हैं। सो इस कुल कायनात का सीईओ कौन है? अल्लाह ताला ऑब्वियसली। सो अगर आप अल्लाह ताला से बना के रखेंगे तो सोचिए कि फिर मुआशरे में आप कहाँ क्या मुकाम हासिल कर सकते हैं, जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। सो ये एक बहुत गहरी बात है अगर इसको देखा जाए, एहसास वाली बात है। एहसास करना सीखिए, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना सीखिए और अपने काम आसान बनाइए। ट्रस्ट मी, ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जब आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके ऊपर अमल करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। और बस मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिए। और इसी के साथ हम चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। PIA की नशकारी चैलेंज बन गई। हुकूमत 85 अरब की मुतवक्का कीमत सोच पर नीलामी करवाई, लेकिन 10 अरब की बोली, वो भी सिर्फ एक वसूल हो पाई। ऐसा क्यों? माजी में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल कंपनी को कोई खरीदने को तैयार क्यों नहीं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हुकूमत ने आवाम के अरमानों पर फिर से पानी फेर डाला। आलमी मंडी में तेल के दाम कम होने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। क्या ये खुल्लम खुल्ला तजाद नहीं? FBR का टैक्स निकलवाने का मुनफरद तरीका। और पाकिस्तानी फाइटर्स के आगे भारतीय हरीफ बेबस। महमूद रजा ने रूमी सागी को चित कर डाला। इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स का फेदर वेट टाइटल जीतने वाले फख्र पाकिस्तान आज होंगे बोल के मेहमान। सो ये थी आज की सारी बड़ी खबरें। बात करें कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के मामले पर कौमी असम्बली में आज बिल पेश होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस की तादाद में इजाफे का जो बिल हुकूमत की तरफ से पेश किया जाएगा, बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक की तौसी भी कर दी गई है, वरना मौजूदा सेशन मंगल को ही ख़त्म हो जाना था। और एक काम करते हैं, आपको इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार लेके चलते हैं, जहां आज कौमी असम्बली में अहम इजलास की तैयारियां जो है वो मुकम्मल है। हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से फ़हद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। फ़हद, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फ़हद, ये बताइए कि आज के इजलास की जो तैयारियां हैं उस पर ज़रा अपडेट्स दीजिए। जी देखिए, आज कौमी असम्बली का इजलास 11 बजे होने जा रहा है और हुकूमत के लिए अभी भी इम्तिहान बाकी हैं। 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती और उसके बाद जुडिशल कमीशन की तश्कील और अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का चैलेंज हुकूमत को उसका सामना करना पड़ रहा है। आज इम्कान है कि इस हवाले से कानून साजी के लिए बिल पेश किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी गई है चीफ जस्टिस समेत। और ज़राए का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है। इत्तफ़ाक़ राय मुकम्मल नहीं हो सका मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान
और इसी वजह से आज ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद बिल पेश ना हो सके और अभी मुशावरती अमल जो है वो जारी रखा जाएगा। जब तक पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर इत्तफाक राय नहीं कर लेती तब तक ये बिल कौमी असम्बली में नहीं लाया जाएगा। प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर इसे बैरिस्टर दानियाल ने पेश किया था और उसके बाद हुकूमत ने यह फैसला किया था कि इस बिल को वो अडॉप्ट कर लेगी और फिर हुकूमती बिल के तौर पर इसे अब कौमी असम्बली में लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। 17 तो अभी भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 2 एडॉक जजेस का तकर्रुर करने के बाद 15 तादाद हो गई थी। अभी भी 2 असामियाँ खाली हैं। उसके बाद कानून साजी के ज़रिए इसको मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है और अगर आज इत्तफाक राय कौमी असम्बली के इजलास से कबल हो गया तो फिर तो बिल पेश कर दिया जाएगा, वरना कौमी असम्बली का इजलास जो है उसे एक्सटेंड करना जो है वो आज सूदमंद साबित नहीं होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि वो जब तक उसके जो मुतालबात हैं, उसकी जो तजावीज़ हैं वो शामिल नहीं की जाती बिल में, तब तक वो हिमायत नहीं करेंगे। बहरहाल आज हुकूमत की जानिब से एक और कोशिश की जाएगी इत्तफाक राय पैदा करने की, जिसके बाद इम्कान है कि ये बिल आज आ जाए और अगर ये ऐसा ना हो सका तो फिर अगले हफ्ते तक चली जाएगी और फिर अगले हफ्ते इस पर कानून साजी की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हद। इस्लामाबाद से ज्वाइन किए हुए थे और बता रहे थे आज के इजलास की तैयारियों के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइव हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमें ज्वाइन करने का। सर जो जजेस की तादाद में इजाफे के मामले पर कौमी असम्बली में आज बिल पेश होने का इम्कान है, इस फैसले को कैसा देखते हैं आप? देखिए जी, हुकूमत डेस्परेटली जजों की तादाद बढ़ाना चाहती है। पिछले हफ्ते भी ये तय किया गया था प्राइवेट मेंबर डे पे मंगल वाले दिन, और दोनों का नाम भी आ गया था कि जी वो जो उनमें से एक पेश करेंगे। लेकिन बहरहाल यही कहा जा रहा है कि शायद इत्तेहादियों में इस हवाले से कुछ तावरत और कंसेंसस नहीं हुआ था तो इसको टाल दिया गया। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि हुकूमत ने इसको तादाद को बढ़ाना ही बढ़ाना है, 17 से 23 करना है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आप देख लें, अब ये जो डिवीजन आ चुका है, जिस तरीके से पूरी सोसाइटी पोलराइज्ड है, पोलिटिसाइज्ड है, रेडिकलाइज्ड है, इस तरह हमारे जजेस आजाद भी हैं। तो अब वहाँ पे एक बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि जी एक टिल्ट जो बन गया था, जो जिनके बारे में कहा जा रहा था मंसूर अली शाह साहब जो है ना वो अब बनेंगे चीफ जस्टिस, वो तो नहीं बने, याह्या अफरीदी बन गए। अब याह्या अफरीदी अगरचे साथ मिल के चल रहे हैं, लेकिन हुकूमत को जो वाइब्स मिल रही है वो यही है कि जी जब तक के इनके हामी जजों की तादाद ज़्यादा नहीं होगी हुकूमत के, तो हो सकता है कि जो फैसले आने वाले बड़े बड़े केसेस में वो इनके खिलाफ आए। तो ये एक हुकूमत का एक कोशिश है, और जिस तरह बाकी सारी हुकूमतें कोशिश करती हैं कि जजेस भी उनकी मर्जी के हों और जनरल भी उनकी मर्जी के हों, हर चीज़ उनकी मर्जी की हो, तो वही हो रहा है। वो लड़ाई जिस तरीके से इतनी आगे चली गई है, अब ये तो बड़ा खुल के सामने आ गए जजों के इख्तलाफात। अच्छी बात है, याह्या अफरीदी साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये इख्तलाफात ना हो। उन्होंने फुल कोर्ट भी बुलाया, जिस तरह पिछली हुकूमत में आपने देखा एक अरसे के बाद काजी साहब ने फुल कोर्ट बुलाया था। तो लग रहा है कि इस हवाले से हुकूमत कामयाब हो जाएगी, और ये जजों की तादाद बढ़ाने के बाद इतने जजेस उनके हक में होंगे, और यही लोग जब जुडिशल कमीशन में बैठेंगे तो बड़े बड़े जो फैसले होने हैं तो ज़ाहिर है हुकूमत चाहेगी उनमें फैसले हों। उनमें अभी आप देखें 26वीं आईनी तरमीम के बाद सोनिया अब उन्होंने 27वीं तरमीम भी लाने का फैसला किया हुआ है। अगर हम देखते हैं स्पीकर साहब भी कहते हैं कि नहीं कुछ हो रहा, लेकिन अल्टीमेटली होगा ही। बिल्कुल ऐसा ही। एहतशाम साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 हो जाती है तो इसका बराह रास्त फ़ायदा क्या होगा? क्या पेंडिंग केसेस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको जैसा सभी जानते हैं 20-20 साल पुराने केसेस भी जो हैं वो इस वक्त पेंडिंग हैं, तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है इसके ऊपर? देखिए सोनिया, फ़र्क तो इस पर भी डेफिनेटली पड़ेगा। देखें ना, अब जो कहा जा रहा है कि 29 लाख टोटल केसेस हैं पूरे पाकिस्तान में, और 2.25 लाख हाई कोर्ट्स में हैं, और सुप्रीम कोर्ट में 63,000 केसेस हैं इस वक्त। तो जाहिर सी बात है, इसलिए आईनी अदालत या आईनी बेंच बनाने की बात हो रही थी कि वहाँ पे अब देखते हैं 80% वक्त जो है ना वो सियासी मामलात पे, आईनी मामलात पे चला जाता है। नतीजतन जो आम आदमी के केसेस हैं, दीवानी केसेस हैं, फौजदारी केसेस हैं और केसेस हैं, उनको वक्त नहीं मिलता। तो डेफिनेटली जब ये जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी, 17 से 23 की जाएगी, तो इस पर भी डेफिनेटली फ़र्क आएगा। और ये जो आम आदमी की जो शिकायत है कि जी उसके केसेस को नहीं सुना जाता और पाइल अप होते हैं केसेस, और फिर जिस अंदाज से केसेस सुने जाते हैं, और ये भी एक शिकायत होती है लोगों को। अब तो देखना
जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं वो बैठ के ये कहते हैं कि जी अब तो पता चल जाता है कि जो केस जिसके पास जाएगा उसने क्या फैसला करना है। तो इसकी वजह यही है कि सब लोगों ने अपनी पॉलिटिकल एक पोजीशन ली हुई है, हमारे जजेस हजरात में, नतीजतन आम आदमी भी सफर करता है। तो होपफुली यही होगा कि आने वाले दिनों में लोगों के लिए आम रिलीफ, और जिसको बार बार बात हुकूमत कहती है सस्ता इंसाफ और फौरी इंसाफ, अब ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज है जो आगे अपने सियासी अहदाफ तो हासिल करेगी, लेकिन साथ साथ आम आदमी के लिए वह कुछ होगा तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है लोग इससे खुश होंगे। जी एब्सोल्युटली। एहतशाम साहब, हुकूमत के लिए जैसे आपने कहा चैलेंजेस हैं, तो और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगी, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ जब PIA के साथ 60% जो उनके हिस्सों की बोली लगाई गई, तो हुकूमत को महज एक पार्टी विच इज़ ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के नाम से एक बोली वसूल हुई। रियल स्टेट डेवलपमेंट कंपनी है वो, और इस कंपनी ने मतलब जो PIA है वो 85 अरब रुपए की जो है ना वो मिनिमम बोली एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन इस कंपनी की तरफ से महज 10 अरब की बोली ही जमा करवाई गई, जिसके बाद हुकूमत ने PIA की नजकारी जो है वो मौखर कर दी। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अभी भी एहतशामुल हक साहब हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। एहतशाम साहब, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा ये पैकेज हमारा PIA माजी की एक बेहतरीन एयरलाइन, जिससे सब लोग इंस्पायर होकर अपनी अपनी एयरलाइंस उसके जैसे करने की कोशिश करते थे, उसके स्टैंडर्ड पे आने की कोशिशें की जाती थी। आज उसी PIA को खरीदने को कोई तैयार नहीं, भला ऐसे क्यों? बिल्कुल सोनिया, आप ठीक कह रही हैं। तो मुझे याद आ रहा है कि जब PIA बन रही थी और बन चुकी थी और 2-3 साल गुजरे थे, तो इतनी अच्छी इसकी सर्विस थी। तो जैकुलिन कैनेडी जो थी वो कैनेडी की अमेरिका के सदर की बेगम, जिन्होंने बाद में वो एक अरबपति यूनानी बिजनेसमैन ओनासिस से शादी कर ली थी, उन्होंने ये लोगो दिया था ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद PIA। तो वो उसके बाद से ये इतना ज़्यादा PIA ऊपर गया कि इन्होंने, आपने देखा कि बहुत सारी एयरलाइन खड़ी करने में मदद दी, खासतौर पे एमिरेट्स एयरलाइन जो आपने देखा मिडिल ईस्ट किया, इसके बाद मलेशिया की एयरलाइन और बाकी भी। लेकिन अभी देखें इवेंचुअली जब ये तय किया गया कि जी अब इसको, जब एक अरसे से हमने देखा कि हमारी एयरलाइन जो है ना वो जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए नहीं कर रही, जिस तरीके से आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने और उसके साथ साथ MQM ने सियासी बुनियादों पे इस पर भर्तियाँ शुरू कर दी, तो इतनी तादाद ज़्यादा हो गई कि वो लोग कहते हैं कि एक जहाज़ पे एवरेज जो है ना 100 से ज़्यादा लोग जो है ना वो लगाए गए। तो नतीजतन हालत ये है कि हमारे इस वक्त देखते हैं 33 जहाज़ों में से टोटल कहा जा रहा है कि 18 जहाज़ वो ऑपरेशनल है, उसमें से भी 11 के करीब जो है ना वो कहा जा रहा है कि लीज पे बायस के लिए हुए। तो यही फैसला किया गया कि जिसको अपना प्राइवेटाइज किया जाए। और वैसे भी दुनिया देखेंगे हमारा निजकारी का प्रोग्राम जो है ना ये शफाफियत ना होने की वजह से और बहुत सारे इशूज़ की वजह से जो है ना ये स्टाल्ड हुआ हुआ है, रुका हुआ है। अभी आप देखते हैं 2-2.5 सालों में तो कोई भी आपने देखते हैं स्टेट यूनिट जो है ना वो प्राइवेटाइज नहीं हुआ। तो अब ये आमतौर पर कहा जा रहा था ये चैलेंज है कि PIA की निजकारी के बाद बाकी जो अदारे हैं उनकी निजकारी शायद आसान होगी। अब देखते हैं, आपकी स्टील मिल तो पीपल्स पार्टी वाले नहीं होने दे रहे, इस तरह रेलवे और अदारे जो हमारे यहाँ देखें ना 1100 अरब रुपए की सालाना एवरेजिंग हो रही है। 1100 रुपया सालाना हुकूमत को इनके नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। तो यही तय किया गया। बल्कि एक ज़माने में मुझे याद है एक वजीर ने तंग आके कहा था कि हमें PIA 1 रुपये में भी बेचनी पड़े तो टोकन मनी 1 रुपया लेके बेच दे, क्योंकि हुकूमत हर साल इसका खसारा नहीं भुगत सकती। 800 अरब का खसारा हो चुका है। तो बेहतर है कि इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर के लोग बेहतर चला सकते हैं। माजी में आप देखते हैं बैंक प्राइवेटाइज हुए, कुछ और कंपनियां प्राइवेटाइज हुई, तो वो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। अभी हिंदुस्तान की मिसाल ले लें, एयर इंडिया 10-12 साल पहले इसी तरह ही बुरा हाल था उसका। जब से वो रिलायंस कंपनी ने लिया उसको $100 बिलियन इन्वेस्ट किया, 100 नए जहाज लेके आए, आज दुनिया की वो एक बड़ी एयरलाइनों में शुमार होती है, कम्पीट करती है। तो हम ये तो अब देखना ही है कि अब एक दफा तो आपको इसको मौखर किया गया, दोबारा कैसे होगा। 6 लोग इसमें आए थे, 6 पार्टियां, एक क्यों रह गई? आपने देखा 1 महीना पहले तय हुआ था, फिर एक बंदा शिकायत लेके भी गया, उन्होंने कहा अदालत में जाएंगे। इन्होंने प्राइवेटाइज लॉ में, प्राइवेटाइजेशन एक्ट में तरमीम कर दिया, शायद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सवालिया निशान तो है कि 85 अरब आपने रेफरेंस प्राइस रखी तो 10 बिलियन आया, वो भी बंदे ने मजाक किया। जी बिल्कुल। एहतशाम साहब, मैं आपसे अभी यही बात करने वाली थी। आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की और अभी इसकी बात करें। जिस कंपनी की तरफ से बोली लगाई गई है वो बेसिक रियल स्टेट कंपनी है
मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब PIA एक हुकूमत का जो है वो इदारा है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को देना क्या मुनासिब लगता है? आपको लगता है ठीक है कंस्ट्रक्शन कंपनी को या ये दे दी जाए, वो तो एसेट्स बेच देगी? देखिए सोनिया, एसेट बेचे ना बेचे, अगर ये कि इतने पैसे में तो जाहिर की बात है उनको भी पता है कि कोई नहीं देगा, हुकूमत नहीं मानेगी कि 85 अरब रुपये अगर रेफरेंस प्राइस है तो आप 10 बिलियन रुपए में कैसे लेके जा सकते हैं। और दूसरी वजह है कि हुकूमत ने जो तय किया था इनके साथ, दो बड़ी शराइत थी हुकूमत की कि जी जो बंदा भी इसको लेगा उसमें $500 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद ये तय था कि जो इनके मुलाजमीन है फौरी तौर पे 17-18 माह के लिए इनको कोई नहीं निकाला जाएगा। तो ये जो कंपनी है ब्लू वर्ल्ड, इन्होंने भी कहा था कि हम इसको कबूल करते हैं, लेकिन $500 मिलियन इन्वेस्ट करने के बारे में किसी ने कोई बात नहीं। ठीक है, एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। एहतशाम साहब, असल में वक्त की बहुत कमी है, तो आप सॉरी टू कट यू ऑफ हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और PIA के ऊपर बात की, इजलास के ऊपर बात की। अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। कुछ कहने जा रही हूँ, ज़रा सुन लीजिएगा। सॉरी नो रिलीफ। पूरी कौम कल शाम तक ये उम्मीद रखकर बैठी रही कि पेट्रोल की कीमत में वाज़े कमी होने जा रही है, लेकिन शाम को ये उम्मीद उस वक्त दम तोड़ गई जब ये पता चला कि पेट्रोल पर सिर्फ 3 रुपये लीटर कमी हुई है। लेकिन रात होते होते वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और कमी के बजाय पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। जी हाँ, और गुज़िश्ता रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक हुआ। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 1 रुपये 35 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपीज़ 38 पैसा फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपीज़ 85 पैसा फ़ी लीटर इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 225 रुपीज़ 40 पैसा फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मलिक सईद ऐवान जो कि इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कल शाम तक तो यही तवक्को थी कि पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन रात को सरप्राइज़ मिला और पेट्रोल महंगा हो गया। बड़ा गज़ब का सरप्राइज़ दिया। ज़रा आवाम की जज्बात बताइए, मैं वो जानना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों से भी बात हुई, शहरियों से भी बात हुई, तो उनका यही कहना था कि हुकूमत आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉलर की, तो डॉलर भी जो है मुस्तहकम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा समझ से बाला तर है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का, तो हुकूमत की जानिब से 3 रुपये 85 पैसे तक जो है वो इजाफा किया गया। डीजल की कीमत जो है वो 3 रुपये 85 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 255 रुपये और 14 पैसे होगी। इसी तरह पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 1 रुपये और 35 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत जो है 248 रुपये और 38 पैसे हो गई। अगर हम बात करें, इसके साथ हुकूमत की जानिब से केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल की कीमतों में कमी भी की गई। लाइट डीजल जो है 2 रुपये 61 पैसे कम किया गया और उसकी नई कीमत 147 रुपये और 51 पैसे होगी। इसी तरह केरोसिन ऑयल 1 रुपये और 48 पैसे कीमत कम की गई और 161 रुपये और 54 पैसे नई कीमत होगी। हमने जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस दौर में जब लोगों के लिए महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है, चीज़ों की ख़रीदारी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस दौर में सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की बिल्कुल आपने ठीक है। मलिक सईद अमान हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन की, पेट्रोल के बम के बारे में अपडेट्स दे रहे थे। अब थोड़ा सा बात करते हैं US इलेक्शंस की तरफ। नवंबर का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट अमरीकी सदारती इंतखाबात हैं जो आने वाले हफ्ते में हो रहे हैं। यकीनन अमरीकी सियासत में तब्दीली पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए तब्दीलियाँ पैदा कर सकती है, बड़ी तब्दीलियाँ भी पैदा कर सकती है। इसी पर बात होगी, लेकिन उससे पहले ये खबर भी है कि कल शाम को सबसे बड़ी अमरीकी नशरियाती इदारे ने खबरदार किया हमें कि अमरीकी इलेक्शन से पहले ही ईरान इसराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा ही है तो ये मशरिक़ वस्ता में नई जंग का बायस भी बन सकता है।
CNN रिपोर्ट में भी बताया गया है कि ईरान 5 नवंबर से पहले इसराइल पर हमला कर सकता है और ये इतलात हैं कि ये इंतहाई एहसास इदारों की तरफ से आई है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, जो कि हैं साबिक सफ़ीर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अमरीकी सदारती इलेक्शन में अब सिर्फ चंद दिन ही बाकी रह गए, नवंबर का आगाज़ हो गया है। अमरीकी सियासत में तब्दीली या यूँ कह लें कि अमरीका की पॉलिसीज़ में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव बाकी दुनिया पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? नहीं, बहुत हद तक असरअंदाज होता है। जो आपने अपने इंट्रो में बात कर दी, जिस तरह के ये शुनीद है और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ईरान ने अपना हक महफूज किया था। ईरान ने अनाउंस किया था कि वो अपना हक आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टाइम पर और अपने लिहाज से इजराइल को जवाब दे सकते हैं, यानी इजराइल पर जवाबी हमला कर सकते हैं। तो उस लिहाज से तो ये बात दुरुस्त भी हो सकती है और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब रहा सवाल के टाइम का तयन, जाहिर है इस वक्त ईरान के लिए एडवांटेज ये है कि अमेरिकन अपने इलेक्शन में लगे हुए हैं, वहाँ के लीडरान इलेक्शन में लगे हुए हैं, वहाँ के इदारे उस मामले में हैं। ऐसे मामले में अगर ईरान अपना इवेंज, यानी कि जो उसने अनाउंस किया है, जो कहता है ईरान, और बात भी दुरुस्त है कि उनका हक है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आर्टिकल 41 के तहत कि वो उसको वापस जवाब दें अपने कौमी वक़ार के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वजह से, अपने सॉवरेनिटी की वजह से जो उन पर उसको वायलेट किया गया था। तो उस लिहाज से अगर ये हो जाता है तो ज़ाहिर एक नया भूचाल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं, अमरीकी जो एसेट्स हैं, इतने सारे बेसेस इधर हैं, तो उन्होंने तो अनाउंस किया है अमेरिका ने, और अमेरिका ने जो बाइडेन ने अनाउंस किया है, मतलब उनके इंस्टीट्यूशंस भी, पेंटागन ने भी किया हुआ है, यानी कि उनके सेक्रेटरी स्टेट, जिनको डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं यहाँ, तो उन्होंने भी अनाउंस किया हुआ है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो हम इजराइल की तरफ जानिब होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जवाबी कार्रवाई पहले भी, अभी भी जो अमेरिकन ने पिछले दिनों हमला किया, यानी स्ट्राइक किया इसने इजराइल ने, तो अमेरिकन की उसमें मावनत इस लिहाज से शामिल थी कि रिफ्यूलिंग का भी किया गया, और जब ईरान ने पिछली दफ़ा मिसाइल फायर किए तो उसमें अमेरिकन जो बहरी बेड़े हैं उन्होंने भी इंगेज किया उन ड्रोन्स को और मिसाइलों को नाकाम बनाने के लिए। तो वो तो ताबत है, लेकिन अगर ये मामला हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान दिया हुआ है, क्योंकि 3 दिन की बात रह गई है इलेक्शन के रिजल्ट होने के बाद, वो कि जनवरी में पावर शिफ्ट होती है, लेकिन एक तयन हो जाता है फॉरेन पॉलिसी, और वहाँ के जो इदारे हैं वो भी उसी सब में काम करने लगते हैं। मुंतखब शुदा प्रेसिडेंट को, जो कि जनवरी में चार्ज लेता है, उससे ब्रीफिंग देना शुरू कर देते हैं, उससे प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्शन देना शुरू कर देते हैं, तो पॉलिसी में तो टिल्ट आ जाएगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ईरान के न्यूक्लियर एसेट पर क्यों नहीं हमला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप क्यों कहते हैं कि नहीं, अभी ईरान के न्यूक्लियर एसेट पर नहीं होना चाहिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों तो बयान दिया है कि इसको तो पहले हमला करके बाद में सोचना चाहिए कि क्या होगा। तो ईरान के हवाले से, हालांकि रिपब्लिकन जंग की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन ईरान के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से वो डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, उसका मौक़िफ़ यही रहा है कि इजराइल को सपोर्ट करना है। और ग्रेटर इजराइल का जो एक कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटिकली उसमें एक मदद मिल जाती है। और ईरान के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप तो ज़्यादा सख्त रवैया रखते हैं, तो उस लिहाज से वो और इस वक्त जो इलेक्शन चल रहा है वहाँ नेक टू नेक मामला चल रहे हैं, कोई भी आ सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप के एक लिहाज से कल तक चांसेस ज़्यादा थे, डोनाल्ड ट्रंप के जो पोल्स आ रहे थे, तो वो आ गए। तो फिर ये जो बात हो रही है, इसमें जवाब तो फिर ईरान को, और ईरान ने उसकी तैयारी की होगी। बिल्कुल जमी साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, लेकिन आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही, और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर जो थे वो हमारे साथ थे, और हम बात अमरीकी सदारती इलेक्शंस के हवाले से कि अब जो इलेक्शंस में चंद दिन बाकी हैं, तो इसका जो सियासी उतार चढ़ाव है वो पाकिस्तान के ऊपर भी इसके असरात जो है मुरतब हो सकते हैं। सो अब यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखेंगे आगे प्रोग्राम में क्या क्या है। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। दिलों को मायूस कर देने, तबीयत को बोझल कर देने और ख़ज़ा से भरपूर अक्टूबर जैसे तैसे आखिर गुजर ही गया जनाब। अब नवंबर है और हर शय धुलाई हुई सी है, स्मॉग बढ़ता जा रहा है। और ना सिर्फ पंजाब की बात करें, हम अगर आगे भी बात करें यानी कि कराची की फ़िज़ा की बात करें तो कराची की फ़िज़ा भी आलूदा है, सांस लेना मुहाल है। फ़िज़ा में फैला हुआ गर्दो गुबार जब नमी के साथ मिलकर स्मॉग किसी शक्ल इख्तियार करता है तो ये जहरीले ज़रात सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और जल्द की बीमारियों का सबब भी बनते हैं। अब इस मौसम में ख़ुद को कैसे बचाएं और इसके साथ जो हमारी स्किन पर खुश्की हो जाती है, डिजीज़ हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, इन सवालात का जवाब देने के लिए आज हमने बुलाया है अपने सेट पर डॉक्टर निदा शकील, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जनरल फिजिशियन हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निदा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कराची के जो ठीक नहीं हैं। आपको पता होगा डेली बेसिस पर आपके पास आ रही होंगी क्वेरीज कि क्या करें डॉक्टर साहिबा, स्किन डिजीज़ हो गया है, यूँ हो गया है, मूड स्विंग्स आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले आप ये बात करें जो फ़िज़ा में आलूदगी फैली हुई है, पॉल्यूशन जो स्मॉग किसी कैफियत कराची में भी तारी है, सो उसको जब आप इनहेल कर रहे हैं, वो जो पॉल्यूशन के बाइस आपके लंग्स इन्फेक्शन हो रहे हैं और अदरवाइज एलर्जीज हो रही हैं, उनसे कैसे निपटा जाए? सबसे पहली बात तो मौसम तब्दील हुआ है, बिल्कुल बारिश के बाद का मौसम है, इसमें वायरसेस वैसे ही बहुत आते हैं क्योंकि मच्छरों की वजह से। अगर उसके साथ साथ पोल्यूशन भी मिक्स हो जाए, ठीक है, यानी फ़िज़ा भी ख़राब है, वायरसेस भी एक्टिव हो चुके हैं, मौसम भी ख़राब है, और फिर वो जब चीज़ें मिल जाती हैं तो वो बहुत एक डिज़ास्टर बन जाता है। मतलब नमोनिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, बच्चों में नज़ला, खांसी, बुखार, सिंपल फ्लू, और वो फिर नॉर्मल शक्ल इख्तियार नहीं लेता ना, वो थोड़ा सिवियर हो जाता है क्योंकि आपके लंग्स जो है ना ऑब्वियसली अफेक्टेड होते हैं पोल्यूशन की वजह से। ख़ास तौर पे वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, जिनको COPD है, जिनके लंग्स बेचारे पहले से अफेक्टेड हैं, जो एस्थमेटिक है, जिनके लंग्स पहले से ऑलरेडी एलर्जीज हैं, जिनको या जो स्टीरॉइड्स पे हैं, जिनके लंग्स पहले से अफेक्टेड हैं, अब उनको ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए? कोई मतलब मास्क तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि जी मास्क पहने ताकि इनहेल मिनिमम इनहेल कर सकें आप उस फ़िज़ा जो आलूदा है। तो और क्या किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़े लेवल की पे करना पड़ेगा कि जितना हमारे इंजन्स ख़राब होते हैं गाड़ियों के, मोटरसाइकिल्स के, ठीक है, इसको हम अपने लेवल पे तो अपनी अपनी गाड़ियों को ठीक करवा सकते हैं। एक तो ये बसेस का धुआं वो हम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम रिक्वेस्ट और अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि लोगों को पता चले एंड दे विल टेक केयर ऑफ देयर कार्स, बसेस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ट्रैफिक, फिर मास्क जैसे कि आपने कहा कि पहने। जिन लोगों को गैर ज़रूरी ज़रूरी है वो निकलें, गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें उस आवर्स में, ख़ास तौर पे जो रश आवर्स हैं, ठीक है ना, ताकि ट्रैफिक से ख़ास तौर पे कम से कम जितना ट्रैफिक से एक्सपोज होंगे उतना आप पॉल्यूशन इनहेल करेंगे। अच्छा, जो लोग इंडस्ट्री के बराबर में, किसी फैक्ट्री के बराबर में रह रहे हैं, किसी उसी इन्वायरमेंट में, एरिया में रह रहे हैं और उनको लंग्स के प्रॉब्लम है, तो बराए मेहरबानी अगर हो सके तो मुनासिब तरीके से अपना घर वहाँ से बदलें। ये मैं बहुत सारे लोगों को बताती हूँ जिनके पास पेट्स हैं और जो किसी ऐसी फैक्ट्री के करीब रह रहे हैं जो कि उनको इरिटेट कर रही है और डॉक्टर ने डायग्नोज भी कर दिया है कि उनका लंग ख़राब है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को, आसान नहीं होता मगर यू हैव टू शिफ्ट, क्योंकि फिर क्रॉनिक जो एक्सपोजर होता है ना हमारी फ़िज़ा अच्छी है, ना हमारा खाना अच्छा है, ना हमें डिजीज़ बहुत सारी हैं, फिर वो हमारे जो लंग्स हैं ना एकदम तबाह हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ अंदरूनी ही नहीं, हमारे पास जो हमारी जिल्द का जो ऊपरी हिस्सा है ये भी बड़ा इफेक्ट करता है। स्किन ड्राई हो जाती है, एक्जिमा और डिफरेंट एलर्जीज हो जाती हैं। तो मैं चाहूँगी कोई कलेक्टिवली ऐसी कोई रेमेडी या कोई ऐसी तरीक़ाकार कोई ऐसा आप बताइए कि जिस पर हम जिल्द की भी हिफाजत कर सकें, अंदरूनी भी और ज़ाहिरी भी दोनों तरह से। सबसे पहले तो एक तो मुँह हाथ धोने के बाद आपने जब बाहर निकलना है तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं कि सिर्फ जो एक्सपोज पार्ट्स हैं सब में लगाएं, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो एक्सेसिव डिटर्जेंट वाले जो सोप्स होते हैं ना, जो एक नाम नहीं लूँगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिसमें डिटर्जेंट, नो, आपको जो है वो क्रीमी सोप इस्तेमाल करने चाहिए या क्रीमी हैंड वॉश इस्तेमाल करने चाहिए। फेस पे भी क्रीमी वॉश इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि उससे क्या होता है, एक्सेसिव जो आपके नेचुरल प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया आपकी स्किन पे होते हैं वो भी हट जाते हैं।
अच्छा, वैसे डॉक्टर साहबा मैंने ना अक्सर ख़वातीन को देखा है वो जो वेज़लीन होती है वो लगा लेती हैं खाली, कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी वो यूज़ करते हैं, वो ऑर्गेनिक टाइप होती है, उसमें कोई फ्यूम्स नहीं होते हैं, कोई स्मेल नहीं होती है। सो इज़ इट ओके कि अगर आपके रैशेस वगैरह हो जाते हैं, स्किन ड्राई होती है, इवन फेस पर भी, तो आप वो वेज़लीन लगा लें या ऑलिव ऑयल, जो ऑर्गेनिक प्योर ऑलिव ऑयल होता है? आप रात के वक्त तो शायद वेस्लीन या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप दिन के वक्त इस एनवायरनमेंट में निकलेंगे जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत है तो वो चिपचिपाहट होगी और वो गर्द गुबार और आपके चेहरे पे, तो आपने नाइट एग्जैक्टली कि कोई जो क्रीमी या ऑयली बेस्ड, और वो स्किन पे डिपेंड करता है, किसी की ऑयली स्किन है तो वो नहीं लगा सकता। आजकल एक्वा बेस्ड मतलब वाटर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, वो परफेक्ट होती हैं स्किन, इवन सनस्क्रीन्स भी, तो वो परफेक्ट होती हैं। एक तो वो आपको स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं। अच्छा, कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं तो फिर वो एंटी एलर्जिक्स और एलर्जी को प्रिवेंट करने की दवाएं जो कि डॉक्टर ही लिख सकता है तो वो भी उनको खानी पड़ती हैं। लेकिन स्किन के लिए सबसे पहले आपको सनबर्न पोल्यूशन से आपको बचाव है तो आपको सबसे पहले एक मॉइस्चराइज़र एंड देन सन ब्लॉक लगाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ऐसा भी है कि जब नवंबर या अक्टूबर से जो फॉल शुरू होता है, सो उसके साथ साथ एक ग्लूमी फीलिंग, ऑलरेडी एक डिप्रेशन वाली फीलिंग ऑलरेडी आना शुरू हो जाती है। ये अपने नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगी कि ये ऐसा नहीं होता कि हमें क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक मौसम का क्या कहना चाहिए, जादू है या कुछ है कि आपको ये वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। वो आप रोमांटिक सैड गाने सुनने शुरू हो जाते हैं तो ये ज़रा साइकोलॉजिकली बड़ा इफेक्ट होता है। साथ में अब हम सुन रहे हैं स्मॉग, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, तो क्या ये सारी बातें मिलके, क्योंकि इट्स ऑल हियर राइट, सो अगर ये सारी बातें आपके यहाँ पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी स्किन के ऊपर, क्योंकि जो आपके बॉडी सेल्स हैं वो ही रिएक्शंस देते हैं जो आप सोच रहे होते हैं। सो क्या इज़ इट ट्रू कि यहाँ से अगर आप सेन हैं, यहाँ से अगर आप पॉजिटिव रखें तो आप अपनी स्किन और इम्यूनिटी और सब चीज़ों के ऊपर पावर कर सकते हैं? डेफिनेटली साइकोलॉजिकल जो स्टेट होती है आपकी या मेंटल स्टेट होती है वो आपकी फ़िज़िकल स्टेट पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। जब आप घर से बाहर निकलेंगे, जो होता है ना फ्रेश निकलें, अच्छे कपड़े पहन के, मुँह हाथ धो के, अच्छा सा मेकअप करके, जो ख़वातीन हैं या जो हजरात हैं वो अच्छे तरह से निकलें। लेकिन बेचारे जब वो निकलते हैं तो ट्रैफिक का धुआं, स्मॉग है, एयर पॉल्यूशन है, और जो हमारी ट्रैफिक की सूरत हाल है, जो गर्मी है कराची की, वो उनको टेंशन ज़्यादा कर देती है। और वो जो स्ट्रेस है आपके चेहरे पे आता है, डेफिनेटली वो आपका ग्लो ख़त्म करता है, आपकी झुर्रियाँ ज़्यादा हो रही होती हैं, एज करना शुरू हो जाते हैं, एजिंग हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद वो स्ट्रेस के अंदर ही आप पूरा दिन गुजारते हैं और वो पैनिक जैसा फेस होता है। कभी आप कराची में सड़कों पे बाहर निकले, सुबह एक पैनिक का सा माहौल होता है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, ठीक है। और वो उस पैनिक में एक्सीडेंट्स होते हैं, उस पैनिक में ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट से आती हैं कि अगर हम एक ग्रीन से, जैसे हम दरख्त उगाएं और हम बाहर निकलें तो वो दरख्त वाला माहौल और वो ग्रीनरी देख के वैसे ही बंदा बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है कि बजाय बाहर निकले आप अपने घर में भी जो इंडोर प्लांट्स होते हैं आपके, लाइक स्नेक प्लांट है जो कि ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करता है, मनी प्लांट्स हैं, आप अपने घर में उसको रखें, घर से अपनी चीज़ों का आगाज़ करें। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप एक बात पर और रोशनी डालें कि लोग ना अपनी इम्यूनिटी का ख्याल नहीं रखते। अगर आपका मेन जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो सिस्टम चल रहा है, यही स्ट्रॉन्ग कर लें या अच्छा कर लें, मुनासिब कर लें, तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कुदरती चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा, लाइक शहद हो गया, गुड़ हो गया, इसको भी थोड़ा सा अगर हम बताएं। अच्छा, शहद गुड़ डायबिटिक्स तो नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन प्रोटीन को इन्हांस करने के लिए सबसे पहले आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यानी अपनी इम्यूनिटी को, और प्रोटीन्स, सही है। ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा हो गया है कि जैसे बूढ़े अफराद हैं या बच्चे हैं, नहीं खा रहे, हमने उनको दलिया बना के दे दिया, खिचड़ी बना के दे दी। देयर इज़ नो प्रोटीन, देयर इज़ ओनली कार्ब। तो कार्ब आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करता, वाइटामिन्स करती हैं, मिनरल्स करते हैं, प्रोटीन्स करते हैं। तो हमें अपनी डाइट में प्रोटीन, मतलब अंडा, दूध, दही, चाहे आप उसको लगाएं, चाहे आप उसको खाएं, यानी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, दालों का भी सूप बनाया जा सकता है, रेड बीन्स, लोबिया जो होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, ठीक है। और इससे आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत मिलती है, बीमारी से लड़ने की ताकत। तो हम अपने बच्चों को और बूढ़ों को ख़ास तौर पे प्रोटीन से डेफिशिएंट ना करें। इसके अलावा आयरन की कमी है, B12 की कमी है, विटामिन्स की कमी है, विटामिन C की कमी है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलती हैं। हम क्या खाते हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर,
ठीक है। तो पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे तो उसमें सिर्फ वाइट आटा और फैट होगा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। फिर आप वो सेहत के हालात देख लीजिए ना, आजकल लोगों के क्या है, इम्यूनिटी लिटरली ज़ीरो है लोगों की। बाआसानी एलर्जीज कैच कर लेते हैं, बाआसानी वायरल इन्फेक्शंस उनको कैच कर लेते हैं, क्योंकि इसलिए कि उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि वो बेचारा होकर के रह गया कि कोई छींकते हुए बराबर से भी गुजर जाता है तो वो उनको लगता है कि जी हमें हो गया है। और आपको यकीन रहेगा कि बूढ़ों वाली बीमारियां बच्चों को हो रही हैं। बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, 13 साल की बच्ची, नींद नहीं आती। अब मुझे शर्म आती है कि मैं उनको कैसे अपने प्रिस्क्रिप्शन पे कोई नींद की गोली दूं। नो, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। शायद बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस इतना दे दिया है, शायद पास होने का स्ट्रेस तो नहीं है ना, रूटीन नहीं है बच्चों की, बेसिकली मोबाइल और रूटीन्स नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर निदा, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए, बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ ये चीज़ें शेयर की। सो नाज़रीन, मैं अगर इस पूरे बातचीत का लुब्बे लुबाब निकालूँ आपको बताऊँ तो वो यही है कि अपना रूटीन हेल्दी रखिए, अपने आप को फिटनेस की तरफ लेके आइए। फिटनेस इज़ नॉट अ लग्जरी, फिटनेस इज़ अ लाइफस्टाइल। अगर आप फिट रहते हैं, आप अच्छी नींद अपनी पूरी करते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से रात की 6 से 7 घंटे की नींद अनाउंस्ड है, वही नींद आपने लेनी है। अच्छा खाना खाएं, अच्छा सोचिए, थोड़ा सा वॉक शॉक करें, कोई जिम जाएं, कोई वर्कआउट करें, तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसके साथ ही ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते हैं आखिर गेस्ट और कौन है। वेलकम बैक। दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। आपका माजी किस तरह आपके हाल और मुस्तकबिल को मुतासिर कर सकता है, बोल कहानी की आज की कहानी मैं लौट आऊँगा इसी चीज़ की तर्जुमानी करती है। लड़का लड़की जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन माजी का एक तल्ख सच इन दोनों के दरमियान किस तरह दूरियां पैदा कर देता है कि वो रिश्ते जिन्हें अपनाने के लिए लड़की बेताब थी, वो उन्हीं रिश्तों को अपनाने से कतराने लगती है। बोल कहानी की आज की कहानी आप सभी को लाजमी देखनी है आज रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। और अब बात करेंगे हम अपने कुछ पाकिस्तानी नौजवानों की। देखिए, पाकिस्तानी नौजवान जो है ना आजकल छाए हुए हैं और बोल के इस प्लेटफॉर्म से ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर हम आपको स्टार से मिलवाते हैं। आज भी पाकिस्तानी नौजवान जो कि पाकिस्तान में दुनिया का नाम रोशन कर रहे हैं। खबर आपको दें कि पाकिस्तान के महमूज रज़ा ने इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स में फेदर वेट टाइटल जीत लिया है। महमूज रज़ा ने फेदर वेट टाइटल जो फाइट की है भारत के रवि साकू को उसमें शिकस्त दी है। महमूज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम और भी लोग होंगे। हमारे बाबर राजा साहब जो कि सदर हैं MMA फेडरेशन के, उनके साथ होंगे रफ़ीक आफरीदी जो कि पाकिस्तानी फ़ाइटर हैं, और ये इनके साथ महमूज रज़ा भी हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आपकी मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मैं भी आपको सुन सकती हूँ। वेलकम टू द शो भाई। महमूज, कमाल कर डाला जब हमें ये पता चलता है ना कि हमारे जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं या पाकिस्तानी जो भी हमारा प्लेयर गया है और जीत के आया है और उसके अगेंस्ट जो है जो हरीफ था वो भारत था, तो वैसे ही जो है ना हम खुश हो जाते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्या फीलिंग्स थी, पहले अपनी फीलिंग्स के बारे में बताइए, और इन जो इवेंट जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया और जीता इसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहूँगा, ठीक हो गया। और बहुत खुशी का एक मौका है और बहुत खुशी महसूस भी हो रही है, क्योंकि हम जब भी इंडिया के खिलाफ खेलते हैं तो ज़्यादातर हम क्रिकेट में खेलते हैं और वो हम हार जाते हैं। लेकिन ये क्रिकेट नहीं है, ये फाइटिंग है, और फाइटिंग में हम हमेशा बेहतर ही होते हैं। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि इवेंट भी बहुत ज़बरदस्त था। बाबर राजा साहब और मलिक शेर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। और ये पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट है, और ये प्रमोशन कर रहे हैं काफ़ी सालों से पाकिस्तान MMA की, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, वैसे जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है इसमें तो काफ़ी मेहनत जो है वो दरकार होती है, बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप कितने टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं? थोड़ी सी अपनी रूटीन हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। जी, फाइटर की रूटीन एक बहुत रिगरस रूटीन होती है। हमारी ट्रेनिंग सेशंस तकरीबन दिन में 2 या 3 ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। उसके अलावा मैं कोचिंग भी करता हूँ, तो 2-3 सेशंस अ डे मेरे अपनी ट्रेनिंग के। उसके अलावा फिर मैंने कोचिंग 2-3 क्लासेस सिखानी होती हैं। और इट्स वेरी हार्ड, मुश्किल होता है, लेकिन यही चीज़ हमने करनी होती है, हमारा जॉब है और हम करते रहेंगे इसको।
बहुत ज़बरदस्त हो गई बात। रफ़ीक भी हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने रफ़ीक वो उनके साथ भी जो उनके हरीफ थे वो भारत से ही थे। रफ़ीक आप बताइए कि क्या फीलिंग्स थी, अंडर प्रेशर थे आपके, भारत है सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, बस तैयारी किया था और अपना मेहनत और सब कुछ हम लोगों ने रिंग में दिखा दिया। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया। बेशक बेशक। अच्छा, हमारे साथ जो हैं वो बाबर राजा साहब भी मौजूद हैं जो कि MMA जो फेडरेशन है वो उसके प्रेसिडेंट हैं। बाबर साहब ये बताइए कि इस प्रोफेशन को आगे ले जाने के लिए आप लोग क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया बोल टीवी का जिन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम का, हमारा ये इनफैक्ट इवेंट के बाद पहला प्रोग्राम है जो हम बोल के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो मिक्स मार्शल आर्ट्स का सीन है वो तकरीबन हमने कोई 10 साल पहले उस पर काम शुरू किया। पहले ग्रास रूट लेवल पे काम शुरू किया, पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में जाके कोचेज़ प्रोवाइड किए, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की। उसके साथ फिर हमने नेशनल चैम्पियनशिप शुरू की जब हमें फ़ील हुआ कि अब हमें इसकी ज़रूरत है। 3 साल से नेशनल चैम्पियनशिप्स करा रहे हैं, ये अभी चौथी नेशनल चैम्पियनशिप है जो चल रही है। और उसके साथ साथ हम ये इंटरनेशनल फ़ाइटिंग टूर्नामेंट के नाम पे एक प्रमोशन स्टार्ट की ताकि हमारे जो फ़ाइटर्स हैं, हमारा टैलेंट है जो पाकिस्तान में नेशनल चैम्पियनशिप भी से ऊपर आए और जो अदरवाइज़ यहाँ पे हमारे प्रोफेशनल फ़ाइटर्स हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें टोटल एक साइड पाकिस्तान की हो और दूसरी साइड पे हम कोई ना कोई मुल्क रखें। तो उसमें हम पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान पहला इवेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान वर्सेस ईरान दूसरा कर चुके हैं और ये जो तीसरा इवेंट हुआ है ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया था। इसके अंदर पहली 3 फाइट्स पाक अफ़गान थी और 8 फाइट्स थी जो पाक इंडिया की थी और 8 की 8 फाइट्स जो हैं हमारे फाइटर्स ने जीती हैं और टोटली वाइट वॉश किया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और सबसे बड़ी कामयाबी जो हमें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट होना और इंडिया की टीम पाकिस्तान में आना, ज़ाहिर है ये बहुत मुश्किल काम था, बहुत लंबे पूरा 1 साल लगा हमें इसकी तैयारी करने के लिए। हमें कुछ चीज़ों की वजह से ये इवेंट को भी 3-4 दिन आगे करना पड़ा जो हमारे लिए बहुत एक बड़ा टास्क था। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी होम ऑफिस का, हमारे डीसी का, हमारे करंट गवर्नमेंट का जिन्होंने 1 दिन के अंदर हमें सारी परमिशंस दी। हमारे डीसी साहब का मैं उनका नाम लूँगा, हारून साहब का, हमारे एडिशनल डीसी उनका नाम लूँगा। इन लोगों की काविशों की वजह से हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, उन्होंने ये देखा कि ये पाकिस्तान का मामला है और अगर ये इवेंट ना होता तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बदनामी होती। अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट भी हुआ और उसके बाद हमारे जो फाइटर्स थे पूरे साल से इसकी तैयारी कर रहे थे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दी। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वैसे एक क्वेश्चन मैं महमूद आपसे करना चाहूँगी। आज से अगर 2-3 साल पीछे चले जाएं तो MMA फाइटिंग या फाइटर्स का कोई नाम नहीं था, ये अचानक से किस तरह से पॉपअप हुआ? क्या ऐसे इवेंट्स इंट्रोड्यूस हुए या क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हुई, आप लोग इस तरह से एकदम से हाईलाइट हुए? जी बात ऐसी है कि हम तो काफी सालों से लड़ रहे हैं और इंटरनेशनली लड़ रहे हैं काफी बड़े प्रमोशंस पे, लेकिन उस तक की कवरेज नहीं मिल रही। वो इसलिए क्योंकि अभी पाकिस्तान में MMA मेन स्ट्रीम नहीं हुआ। लेकिन दैट इज वेयर बाबर राजा और ऐसे गार्डन्स का ग्रुप आ जाता है। वो अभी इस वक्त यही कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि इतने नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट्स, फिर इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट, फिर ये लोकल ट्रायल्स हर जगह में। उस वजह से ये हो रहा है कि जो पाकिस्तानी MMA है, जो MMA है पाकिस्तान में, वो मेन स्ट्रीम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तभी जाके पिछले 2-3 सालों में ये चीज़ हाईलाइट हुई है। उससे पहले भी हम करते रहे हैं, हम बहुत हाई लेवल पे फाइट करते रहे हैं, लेकिन वो अटेंशन नहीं मिल रही। अब जाके वो अटेंशन मिल रही है जो मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह और भी मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। मुझे बताएं महमूद, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट आपको? मुझे पर्सनली तो उस तरह की गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिलती। वो अपनी तरफ से करते हैं जो भी वो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं अपने स्पॉन्सर्स पे ही चलता हूँ और मेरे माँ बाप जो मेरे साथ देते हैं। लेकिन ज़्यादातर बस मैं अपने स्पॉन्सर से ही और अपने जेब से ही चल रहा हूँ और बाकी जो मेरे सपोर्टर्स होते हैं वो और मेरे स्पॉन्सर्स, उनको मैं शाउट आउट भी दूंगा। एश स्कल्प्टर हो गया, डिजिटाइजिंग स्टिचेस हो गए और बाकी छोटे मोटे जो लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, बस यही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बाबर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। अभी हमने फेदर वेट की बात की कि इसमें हमारे जो फाइटर्स हैं वो माशाल्लाह जीत के आए हैं। इसमें कौन कौन सी और कैटेगरीज होती हैं और कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान जो है वो सबसे आगे है?
देखें, जो इंटरनेशनली हमारे ये जो 2 फाइटर्स आपके साथ बैठे हैं, ये इस वक्त अगर आप दुनिया के टॉप के फाइटर्स इनको ना कहें तो इनके साथ ज़्यादती होगी। और इसके अंदर प्रोफेशनल के अंदर अदरवाइज़ भी इसके अंदर 7-8 कैटेगरीज़ हैं। ये 45 किलो से शुरू होके फिर वो फुल हैवी वेट जो है उधर तक जाती है 120 किलो तक। लेकिन ये कि जो प्रोफेशनल फ़ाइट्स हैं, जो उस तरह की फ़ाइट्स हैं, उसमें फिर हम सारे चीज़ों में देख रहे होते हैं, हर एस्पेक्ट को देख रहे होते हैं। तो जो हमारा पाकिस्तान में चूँकि बहुत ज़्यादा हैवी वेट फाइटर्स हमारे प्रोफेशनल में नहीं है, तो हम निचली फाइट्स में ज़्यादा खेल रहे होते हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच आप तीनों का। अब हमें ज्वाइन करने के लिए बाबर राजा, सदर MMA फेडरेशन हमारे साथ है, रफ़ी हमारे साथ है पाकिस्तानी फ़ाइटर, महमूद रज़ा पाकिस्तानी फ़ाइटर जो हमारे साथ है, और ये लोग सब जीत के आए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान माशाल्लाह अब MMA जो फ़ाइटिंग है वो उसमें आगे जा चुका है। हर स्पोर्ट के मैदान में ही माशाल्लाह जो है पाकिस्तान काफ़ी आगे निकल चुका है। अब हम भी आगे निकल चुके हैं। ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अब कुछ स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मार्केट ने हफ्ते के दिन काफ़ी पॉजिटिव कारोबार किया, लेकिन बुध और जुमेरात को मामूली मंदी भी देखी गई। मगर अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अक्टूबर का जो महीना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए काफ़ी मुबारक साबित हुआ है, और अक्टूबर में मजमूई तौर पर 60,852 पॉइंट्स इजाफी मार्केट से 88,966 की नफसियाती हद पर मौजूद है। इसी पर बात करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, जिनका नाम है कफील अहमद। कफील, आप मुझे सुन सकते हैं? जी कफील, बताइए थोड़ी लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए, मार्केट आज चूँकि लास्ट डे है हफ्ते का, और आज दो जो है वो सेशंस होते हैं। पहले जो इस वक्त सेशन है, इस वक्त मार्केट में थोड़ा सा जो है वो इस वक्त जो ब्रोकर्स है और जो इस वक्त इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा साइडलाइन है। और मार्केट में अगर हम बात कर लें तो आज 89,327 का मार्केट ने अब तक का हाई बनाया था, और इस वक्त जो मार्केट है वो 89,087 के लेवल पे मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात कर लें लास्ट वीक का, तो मार्केट जो है वो खासी पॉजिटिव रही है। अगर हम बात कर लें अक्टूबर के महीने का, तो खासी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो मार्केट की रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर हम बात करें तकरीबन 7,500 से ज़ायद पॉइंट्स का मार्केट में इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया, और पहली मरतबा मार्केट जो है वो 91,872 के हाईएस्ट लेवल तक मार्केट जो है वो तारीख में गई है। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है। इंतज़ार है मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि मंडे को पेश की जानी है, और स्टॉक मार्केट के जो इस वक्त अपना सरमायाकार हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.5 से 2 पॉइंट्स का मार्केट में जो है वो शेयर सूद में कमी होगी, जिसके बाद मार्केट जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो जिस वक्त तेज़ी का रुझान बरकरार है उसको जो है वो देखा जाएगा, और मार्केट इससे आगे जाएगी। क्योंकि कफील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट। अब कुछ दिन पहले की बात है, एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें बैरिस्टर अख्तर हुसैन, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं, उन्होंने इस वीडियो में निशानदेही की कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद QR कोड को किस तरह से स्कैन कर सकते हैं, किस तरह से चेक कर सकते हैं, ताकि आपसे जो टैक्स लिया जाता है वो आगे FBR में जमा होता भी है या नहीं। इस वीडियो में लोगों ने काफ़ी इंफॉर्मेशन ली, काफ़ी आगाही हुई इस वीडियो के थ्रू, और अब FBR भी इस मामले पर सामने आ गया है, और उन्होंने ऐसे तमाम रेस्टोरेंट्स जो कि आवाम से टैक्स लेकर आगे जमा नहीं करवा रही हैं, उनकी निशानदेही करने पर इनाम का ऐलान किया है। जी हाँ, लेकिन ये इनाम आवाम को कैसे मिलेगा, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं बैरिस्टर अख्तर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो अगेन। थैंक यू सोनिया साहबा। आपने इतनी अच्छी तरीके से वो वीडियो बनाई और आवाम को आगाही दी, और उसके बाद FBR खुद नोटिस लेकर इस मैदान में उतर आया है, और उन्होंने अनाउंस किया है कि जी 15,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15,000 का इनाम है निशानदेही करवाने वालों को। 10 और 20,000 10 और 20,000 का इनाम। अच्छा, तो ये इनाम मुझे बताएं कि ये किस तरह से डिटेक्ट किया जाएगा? एक तो कि जी जो टैक्स हम दे रहे हैं आगे जाके वो जमा हो रहा है कि नहीं, और फिर FBR पर कैसे रब्ता किया जाएगा? FBR की एक ऐप है सोनिया साहबा, उसमें उसका नाम है टैक्स आसान ऐप। जी, ऐसे उसमें हम जाएंगे। अच्छा, ये एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जब हम गुड्स लेते हैं, कोई भी ग्रॉसरीज लेते हैं, कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं, कोई भी जब सामान लेकर हम आ जाते हैं,
तो उसका टैक्स जो कलेक्ट होता है वो FBR के पास होता है। हालांकि जो वीडियो बनी थी वो रेस्टोरेंट्स पे बनी थी और रेस्टोरेंट्स का जो डोमेन है टैक्स कलेक्ट करने का वो SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड के पास है, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक पहुंची और उन्होंने अपने उसमें जुरिस्डिक्शन में जितने भी उनके आते हैं गुड्स की दुकानें या जो भी ब्रांड्स हैं तो उनके लिए ये मुतारिफ़ कराया प्रोग्राम। 5000 से अगर कम की ख़रीदारी कर रहे हैं आप तो उसमें वेरीफाई अगर करते हैं टैक्स आसान ऐप पर जाके आप जी, मैंने एप्लीकेशन खोल भी ली आपके कहते ही मैंने खोल के रखी है कि जो है नाजरीन जो है वो भी देख सकें कि ये एक एप्लीकेशन है और इसमें ताजिर दोस्त, इनकम टैक्स रिटर्न, FBR मालूमात और सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। बेहतरीन आपने खोल लिया, मैं भी सामने आपको इसमें ताकि अगर मैं कहीं खाना खाने जाऊं तो मैं फटाफट, क्योंकि मुझे वो पैसे जमा करने ना 10,000 20,000 ये इंसेंटिव दिया उन्होंने लोगों को कि भाई आप इंडिकेट करें और इनाम हासिल करें। इसमें पॉइंट ऑफ सेल का ऑप्शन है, सेल्स टैक्स, ठीक है, नहीं उसके सामने ही पॉइंट ऑफ सेल का जी, पॉइंट ऑफ सेल जी, उसमें जाएंगे हम। यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट नहीं काम कर रहा, उसमें जाकर इसको रिपोर्ट इनवॉइस, जी बिल्कुल। जब आप रिपोर्ट इनवॉइस करेंगे अगर तो वो वेरीफाई हो गया तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वेरीफाई नहीं हुआ और टैक्स पे नहीं हुआ, चोरी हुआ है तो FBR उसमें 5000 से कम वाली रसीद पर 10,000 का इनाम है और 5000 से ऊपर वाली रसीद पर 20,000 का इनाम है। अच्छा। और यहाँ पे जब आप उसको रसीद को अपलोड करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, वो FBR उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद FBR आपसे खुद ही उसमें कांटेक्ट करेगा और कांटेक्ट डिटेल्स भी वो इसी में ही, इसी ऐप में ही आपसे, मतलब बड़ा ही आसान और शफाफ तरीक़ेकार बनाया गया है ताकि पब्लिक जो है वो इजीली अप्रोच कर सके इस चीज़ के लिए। अच्छा, एक इसमें और क्लैरिफिकेशन के शहर इस्लामाबाद के अंदर हर चीज़ जो भी है, रेस्टोरेंट्स हों या शूज़ की दुकानें या जहाँ से भी हम चीज़ें ख़रीदते हैं, तो सेल ऑफ गुड्स हो या सेल ऑफ सर्विस हो, दोनों चीज़ें FBR के डोमेन में आती हैं। तो सिर्फ इस्लामाबाद के लिए रेस्टोरेंट्स भी उसमें आएंगे और बाकी सूबों के लिए जो आप रेस्टोरेंट्स की रसीदें हैं वो अपने अपने जो सूबे की रेवेन्यू अथॉरिटी है, जैसे सिंध में जो है वो SRB है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, उनकी ऐप है ESRB, वहाँ पर जमा कराएंगे। और जो सेल ऑफ गुड्स होंगे, कपड़े, जूते, ये वो जो हम ग्रोसरीज खरीदते हैं तो उसकी हम IRS पर ये टैक्स आसान ऐप जो है उस पर। वैसे इस एप्लीकेशन के वजह से काफ़ी आसानी हो जाएगी क्योंकि मोबाइल तो हर किसी के पास है। आप व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने से वो एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करके रखनी है और उसके बाद इसका इस्तेमाल करना। बहुत ही आसान इस्तेमाल है। मैंने खुद अभी खोल कर बैरिस्टर साहब ने जैसे ही बताया, मैंने वो एप्लीकेशन खोल के उसी वक्त चेक किया, विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो मैं उसको समझ गई थी। बैरिस्टर साहब, जब हम कहीं खाने पर जाते हैं, मैं कार्ड देती हूँ तो कभी वो 8% काटते हैं, कभी वो 15% काटते हैं। क्या मूड पे डिपेंडेंट है कि कितना काटना है, या कोई पीछे से प्रोसेस है कि ये चीज़ ऐसी हुई है तो भाई इस खरीदारी पे इतना % टैक्स होगा? देखिए, सिंध रेवेन्यू बोर्ड का ये लॉ है। उन्होंने क्या किया है कि बोला है कि कैश अगर कोई पेमेंट करता है तो उस पर आप 15% का टैक्स काटेंगे और अगर कोई कार्ड से पेमेंट करता है तो उस पर 8% काटेंगे। ये इसलिए है क्योंकि आप जो है वो इकोनॉमी को रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, ट्रांजैक्शंस, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं। लेकिन फिर एक और बड़ी गलत बात की है सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने। उन्होंने ये किया है कि रेस्टोरेंट को ऑप्शन भी दिया है कि आप ओवरऑल फ्लैट रेट 15% चार्ज कर सकते हैं, कार्ड या कैश, लेकिन उसके लिए आपने सिंध रेवेन्यू बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अगर किसी रेस्टोरेंट के पास वो अप्रूवल है तो वो आपको दिखाएंगे और फिर फ्लैट 15% चार्ज करेंगे। लेकिन ये मैं बोलूँगा कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से बड़ा गलत ये डिसीजन लिया गया है, नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि फिर मेरा इंसेंटिव कार्ड से पे करने का चला गया और उसने जिसने चोरी करनी है टैक्स की वो पहले 8% कर रहा था, अब 15% करेगा, खुल्लम खुला करेगा। मतलब उसके पास अप्रूवल भी है, दिखा के वो करेगा। बिल्कुल। जब वो टैक्स पे ही नहीं कर रहा तो वो बेहतर है कि वो 8% ना पे करे। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो जिनके पास अप्रूवल नहीं भी है तो वो स्ट्रेट अवे 15% काट रहे हैं। तो ऐसा है? तो होंगे, ज़रूर ऐसा होंगे, लेकिन आपको पूछना चाहिए,
जब भी आप जाएं, अगर कोई 15%, अगर आप कार्ड से पे कर रहे हैं और वो 15% चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, तो आप उनसे बोलें कि मुझे पहले आप सिंध रेवेन्यू बोर्ड का अप्रूवल लेटर दिखाएं। वो दिखाएंगे तो आप 15%, अगर वो अप्रूवल लेटर नहीं है उनके पास तो वो नहीं काट सकते 15% फ्लैट। अच्छा, ये बताइए कि एफबीआर में मैंने कर दी रिपोर्ट कि जी ऐसे ऐसे हो रहा है, अब मेरा इनाम का वक्त आ गया, तो ये किस तरह से प्रोसेस होगा? एफबीआर मुझे खुद अप्रोच करके इनाम देंगे और मैं किस तरह से, आपने तो एक तो ये तरीक़ाकार है कि एप्लीकेशन के थ्रू, इसके अदरवाइज भी कोई और चीज़ है? नहीं, ऐप पे ही आप करेंगे और एप्लीकेशन के थ्रू, और वहाँ पे आपसे डिटेल लिए जाएंगे, फ़ोन नंबर, NIC नंबर, और फिर एफबीआर आपसे खुद रब्ता करके बताएगा। ये पहले इन्होंने प्रोग्राम कुछ साल पहले शुरू किया था, लेकिन वो बड़ा अजीब किस्म का, उन्होंने कहा था जो भी आप रसीद मिल रही है आपको, बस वो आप जो है, जो पे किया आपने टैक्स, वो आप अपलोड कर दें तो हम आपको इनाम देंगे। लेकिन उसमें तो कोई चोरी नहीं पकड़ी जाती थी, बस लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जब वीडियो आई, उन तक पहुंची, मेरा राब्ता भी हुआ बोर्ड में, हेडक्वार्टर्स में इस्लामाबाद में, उन्होंने इस चीज़ को अब कहा कि नहीं, ये आप जो बात कर रहे हैं वो सही है कि जो इनवॉइस गलत है, जहाँ पे टैक्स एवेजन हो रहा है, वो रिपोर्ट होती है तो हम इनाम देंगे। तो इन्होंने जल्द से कर भी दिया। मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान के अंदर इतनी जल्दी एफबीआर जैसा इदारा। अच्छा, वैसे आज इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने का आखिरी दिन है। कल था, हो चुका है, मतलब ओके, कल था, हो चुका है। वो भी तो दूसरी एक्सटेंशन थी एग्जैक्टली। सो अब जिनके नहीं हुए हैं उनका क्या होगा? बहुत गलत। एक तो वो हैं जो जी जिन्होंने कभी भी टैक्स भरा ही नहीं है। अच्छा। मतलब रिटर्न्स कभी भी फाइल नहीं की, वो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए अलग लॉज हैं। और एक वो हैं जो पिछले साल भरा था, उससे पिछले साल भरा था, लेकिन इस दफ़ा नहीं। तो एक है लेट टैक्स पेयर और दूसरा है नॉन फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर। तो नॉन फाइलर के लिए भी बड़े नुकसानात हैं और लेट फाइलर के लिए भी नुकसानात हैं। दोनों के लिए ही नुकसानात हैं। बस तो जनाब, दोनों के लिए ही नुकसानात हैं। क्यों नहीं भरा वक्त पे आप लोगों ने? अब जो बैठे प्रोग्राम अफसोस कर रहे हैं वो करते रह जाइए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब तशरीफ़ लाने के लिए ना, और एज ऑलवेज इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत शुक्रिया एक मरतबा पे। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आज है जुमा, मुझे और मेरी पूरी टीम को याद रखिएगा दुआओं में। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने का। हम फिर आएंगे आपके पास मंडे को इंशाल्लाह इसी एनर्जी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।